नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़। विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। और आज हमारे साथ 2010 बैच के आईपीएस विजय खत्री साहब हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभी आप पदोन्नति हुई है, डीआईजी साहब हो गए हैं आप, और उसके बाद पहली बार विस्तार न्यूज़ के साथ आप बैठे। विस्तार न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी पदोन्नति के लिए सर, और स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ में। धन्यवाद आपको, और द टॉक टाइम शो के सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं। तो पहले सर के बारे में आपको बता देते हैं। सर मूलतः दतिया से आते हैं और दतिया के बारे में आप सब जानते ही हैं। माँ पीताम्बरा वहाँ बहुत बड़ा धार्मिक क्षेत्र है जहाँ पर लोग जाते हैं, देश और दुनिया भर से लोग जाते हैं, और कई मंत्री और राजनेता भी वहाँ से आते हैं, इसलिए दतिया सुर्खियों में हमेशा रहा है। लेकिन सर ऐसा क्या हुआ जीवन में कि एक व्यावसायिक घराने से आते हैं आप, जो आपका पूरा घर है वो व्यापार करता है या व्यवसाय करता है, और आप एकदम से पुलिस सेवा में आ गए? नहीं, मैं पुलिस सेवा में अचानक नहीं आया। मैं दतिया का रहने वाला हूं और दतिया चंबल का एक हिस्सा है जी। चंबल में हमेशा से डाकू समस्या रही है और बहुत विकट समस्या रही है, और उस समस्या से हमेशा पुलिस ही जूझती रही है और निपटती रही है। तो वहाँ उस हमारे क्षेत्र में पुलिस की एक विशेष इज्जत होती है और पुलिस का काफ़ी रेस्पेक्ट किया जाता है। और वहाँ हर बच्चा, किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे वो क्या बनना चाहता है, तो हर आदमी वहाँ पुलिस बनना चाहता है। सबसे ज़्यादा वहाँ से लोग आर्मी में भी जाते हैं, पुलिस में भी जाते हैं, मतलब फोर्सेस के प्रति थोड़ा रुझान हमेशा से रहा है। तो अब मैं उसी माहौल में पला बड़ा, आसपास सभी लोग पुलिस में ही जाने के इच्छुक थे, तो हमें भी लगता था कि हमें पुलिस में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा सच में कभी पुलिस के लिए मैंने ट्राई नहीं किया, ना मैंने कभी सब इंस्पेक्टर के लिए ट्राई किया, ना कुछ। मैंने तो यूपीएससी दिया था, तो यूपीएससी में देने के साथ साथ मैंने एमपीपीएससी भी दी थी, और एमपीपीएससी में पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरिट के आधार पे मुझे डीएसपी का पद अलॉट हुआ जी। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। बस पुलिस में आने के पीछे इतनी सी कहानी है। शासकीय सेवा में जाना है ये आपने सोचा था, ये तय नहीं किया था कि पुलिस में जाएंगे या किसी अन्य क्षेत्र में? सिविल सर्विसेज में जाना है। यूपीएससी देने का कारण ये था कि लक्ष्य यही बना रखा था जीवन का कि यूपीएससी में सिलेक्ट होना है। तो पहली बार में चूँकि यहाँ सिलेक्शन हो गया और डीएसपी पद मिल गया, तो फिर पूरे मेरा जो भी परिवार था या मित्र थे या जो परिवेश था, सब ने इतना ज़्यादा मुझे प्रेशराइज किया कि उस पर मुझे यूपीएससी देने ही नहीं दी गई कि अब सिलेक्शन हो गया और डीएसपी बन गया, और क्या चाहिए। और क्या चाहिए। तो फिर आपने यूपीएससी ट्राई नहीं फिर किया? दिया भी नहीं मैंने। मेरा प्री में 2 बार हो गया था। पहली बार तो मतलब मेंस भी दिया था, दूसरी बार प्री में भी हो गया था, लेकिन सभी लोग मेरे इतने ज़्यादा पीछे पड़ गए तो मुझे दूसरा मेंस ही नहीं देने दिया किसी ने। लेकिन 30 साल का लंबा अनुभव 2010 से और 1992 से लेकर के 1992 में आपका सिलेक्शन हुआ, 2010 में आप आईपीएस बने। काफ़ी लंबा अनुभव होता है पुलिस में। आप पहले भी आपने काम किया जब तकनीकी का अभाव था, और अब भी काम कर रहे हैं जब तकनीकी बहुत ज़्यादा है। कैसे देखते हैं इन चुनौतियों के इस बीच के, कितना बदल गया है पुलिस? यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य है कि मैं मध्य प्रदेश पुलिस का पहला एमसीए अधिकारी हूँ। मैंने एमसीए किया हुआ है, मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। तो जब मैं शुरुआत की नौकरी में आया था, 97-98 की बात है, उस समय मध्य प्रदेश पुलिस में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत हो रही थी जी। उस समय एकदम शुरुआती कंप्यूटर खरीदे जा रहे थे, और मेरी इस एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से मेरी पोस्टिंग अचानक से डीएसपी कंप्यूटर कर दी गई थी पुलिस मुख्यालय में। जी जी। और मैं बहुत नाराज़ भी हुआ, रुष्ट भी हुआ। आकर के मैंने डीजी साहब से उपस्थित होकर के अनुरोध भी किया कि सर मुझे नौकरी की शुरुआत में पीएचक्यू में क्यों रख रहे हैं, बहुत ख़राब असर पड़ेगा, सब लोग कहेंगे कि पुलिस पीएचक्यू में क्यों है, पीएचक्यू में क्यों है। तो उनका यही कहना था कि तुम्हें यहाँ हम तुम्हारी योग्यता की वजह से लाए हैं, क्योंकि हमें और कोई अधिकारी मिल नहीं रहा है जो कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज रखता हो, और हम अब मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि अब पुलिस में भी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको आधुनिक किया जाए, उसके लिए कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत करनी है जी। तो इस वजह से मुझे यहाँ पोस्ट किया गया था। तो उन्होंने उस समय मुझे आश्वस्त कर दिया था कि तुम 1 साल थोड़ा अच्छा काम कर दो, एक सेटअप कर दो, जमा दो, उसके बाद तुम जहाँ कहोगे वहाँ तुम्हारी पोस्टिंग कर देंगे। तो मैंने अपना काम किया, उन्होंने अपना वायदा निभाया।
तो आपने कंप्यूटर के क्षेत्र में भी काम किया एमसीए होने के नाते, लेकिन 10 उन्मूलन के लिए भी आपने एज अ पुलिस अधिकारी होने के नाते आपने बहुत कुछ काम किया। क्या काम किया, कैसा अनुभव रहा 10 डकैत उन्मूलन के लिए? वहाँ जब मेरी मुरैना में पोस्टिंग थी, मैं मुरैना में सीएसपी था, उस समय हमने काफ़ी डाकू गैंग्स का सफाया किया था। उसमें जो सबसे प्रमुख गैंग था वो धुआंराम गुर्जर का था। वो श्योपुर, मुरैना और राजस्थान में उसकी एक्टिविटीज़ थी, आपराधिक गतिविधियाँ थी। और उस समय उसका वहाँ पे काफ़ी बोलबाला कहना चाहिए या डर कहना, टेरर था। करीब 25-50 हज़ार कुछ का इनामी था वो। जी। तो उस गैंग को हम लोगों ने पूरा न्यूट्रलाइज़ किया था, उसमें 4 लोगों को मारा था। उसके बाद फिर मेरी जब भिंड पोस्टिंग थी तो भिंड में भी काफ़ी गैंग्स थे छोटे छोटे, उनके साथ काफ़ी मुठभेड़ें भी हुई, उनको पकड़ा भी। फिर जब मेरी ग्वालियर में पोस्टिंग थी, घाटी गांव में भी मैं एसडीओपी रहा हूँ और डबरा में भी एसडीओपी रहा हूँ। जी। दोनों जगह उस समय गडरिया का समय चल रहा था। तो जो हमारा टारगेट नंबर 1 गैंग था मध्य प्रदेश पुलिस का, T1 उसको हम लोग कहते थे, तो उनका सफाया भी तब भी हुआ था जब मैं डबरा में एसडीओपी था। तो उस समय मैंने काफ़ी 10 उन्मूलन जो हमारा अभियान था उसमें काफ़ी काम किया हुआ है। चंबल अब कितना बदल गया है? पहले जैसे चंबल डाकुओं के लिए जाना जाता था, वहाँ का आदमी कहते हैं कि बड़ा क्रांतिकारी होता है, तो अब कितना चंबल बदल गया है समय के साथ? चंबल की तासीर ही कुछ ऐसी है कि वहाँ आदमी का खून जो होता है बहुत जल्दी उबाल लेता है, बहुत जल्दी लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध बहुत जल्दी आता है और क्रोध में भूल भी जाते हैं कि वो जो कर रहे हैं उसका उनको कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे और क्या क्या उनको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन वहाँ ऐसा है तो है, अब उसको तो जीन का ही वो है तो रहेगा वो तो। बाकी जो डाकू समस्या वाली बात है, पहले जो कारण थे डाकू समस्या बढ़ने के, उन कारणों पे काफ़ी काम हुआ वहाँ पे। गांधीवादी सुब्बा राव जी ने उस क्षेत्र में काफ़ी काम किया। जौरा में उन्होंने आश्रम भी स्थापित किया था, महात्मा गांधी सेवा आश्रम। उस समय 1971 में जयप्रकाश नारायण जी के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण भी कराया था, मोहर सिंह, माधो सिंह वगैरह गैंग्स का। उसके बाद से समस्या काफ़ी कम हो गई थी। फिर 90 के दशक में गडरिया गैंग ने जब आए थे वो लोग, तब उन्होंने बड़े बड़े कांड किए। उसके बाद एक भंवरपुरा में बहुत बड़ा कांड किया था, एक बस में से 18 लोगों को उतार के किडनैप किया था। इस तरह से बड़े बड़े किए थे। फिर जेल से भागे भी वो लोग। अब स्थिति ये है कि अब वहाँ कोई भी सूचीबद्ध गैंग नहीं है, तो इस वजह से अब वहाँ तो दस्यु समस्या तो लगभग समाप्ति ही हो गई है। बाकी छोटे मोटे क्राइम होते रहते हैं, वो चल रहा है। बाकी चंबल में अब टूरिज़्म की तरफ थोड़ा सा बढ़ावा दे रही है सरकार, तो अब लगता है कि धीरे धीरे चंबल बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। पहले तो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका भी था। फूलन देवी ने जब आत्मसमर्पण किया था, उनने कहा था कि मैं यूपी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगी, एमपी पुलिस के सामने। उस समय आप कहाँ थे? कुछ उस समय मैं उस समय नौकरी में नहीं था, मैं उस समय पढ़ रहा था। और दतिया में भी उस समय जो अधिकारी होते थे वो इसी वजह से काफ़ी पॉपुलर रहते थे, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि उस समय जब एनकाउंटर होता था तो जो डेड बॉडीज होती थी डाकुओं को, उसको प्रदर्शन के लिए रखा जाता था। हम सब बच्चे उनको देखने जाते थे। तो वो एक मतलब इवेंट रहता था वहाँ के, आज पुलिस ने इस गैंग का सफाया किया, उस गैंग का सफाया किया। उस समय डकैत होते भी बहुत थे, बहुत सारे गैंग्स थे उस समय। पुलिस सेवा के दौरान ये देखा गया है कि चाहे डीआईजी हो, आईजी हो, लेकिन एसपी का एक अलग ऑरा होता है। उसको लेकर के मतलब सभी अधिकारी भी चाहते हैं कि जिले की कमान उनके पास हो। क्या आपने भी महसूस किया है? आपने भी ये जिम्मेदारी संभाली है, तो क्या कैसे देखते हैं इसको? नहीं, एकदम सही कह रहे हैं आप। पुलिस में एक्चुअली में 2 ही पद जो होते हैं जिसका जनता से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक होता है थाना प्रभारी का पद, वो चाहे टीआई का पद हो या सब इंस्पेक्टर का पद हो, लेकिन थाना प्रभारी से बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद फिर एसपी से। एसपी एक ऐसी धुरी होती है पुलिस विभाग में जो कि मतलब जिसको कहना चाहिए थ्रेश होल्ड, बिल्कुल कट ऑफ, कटिंग एज वाला। जनता से जुड़े हुए सारे मामलों का डिसीजन या तो थाना प्रभारी स्तर पे होता है या एसपी स्तर पे ही होता है। तो इसलिए एसपी काफ़ी मतलब आभा मंडल ये पद है तो है। फिल्में देखने का शौक है आपको? हाँ बिल्कुल है। तो कौन सा एक्टर है जो आपको पसंद है? और पुलिस से जुड़ी हुई तो बहुत फिल्में आती हैं, कौन सी देखना पसंद करते हैं या अपने जीवन में आदर्श के तौर पर लेते हैं उस स्क्रिप्ट को, उस रियल लाइफ को, रियल लाइफ?
अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन सा एक्टर बहुत पसंद है, क्योंकि आजकल तो इतनी ज़्यादा फिल्में और इतनी ज़्यादा सीरीज बनती है, इतने ज़्यादा कलाकार होते हैं उसमें कि बहुत सारे लोग पसंद हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा पसंद है। पहले जब हम पढ़ते थे तब हम लोग ज़रूर शुरू में सुनील दत्त को बहुत पसंद करते थे। फिर बाद में तो हमारा सारा ज़माना ही अमिताभ बच्चन को पसंद करता था, तो हम भी करते थे। ठीक बात है। और अब जरूर थोड़ा सा उम्र का तकाजा कहे या जो भी कहे, अब मतलब जो गंभीर गंभीर रोल जो करते हैं, भूमिकाएं करते हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं या इरफान भाई थे, आमिर खान को भी हम ठीक ही पसंद करते हैं, ऐसी बात है। तो अब तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेशल हो। मनोज वाजपेयी जी का कुछ भी आता है, कोई भी सीरीज आती है जरूर देखते हैं। पंकज शुक्ला का कुछ भी आता है जरूर देखते हैं। तो अब तो मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत टैलेंट है अब तो। पहले तो पिक्चरें भी कम बनती थी और पिक्चरों की बात ज़्यादा होती थी, पिक्चर देखने का मौका कम मिलता था। हमारे दतिया में 2 ही टाकीजें थी, तो जब पिक्चर रिलीज हो जाती थी उसके 3-4 साल बाद जाकर के दतिया में हमें देखने का मौका मिलता था। तब तक सिर्फ हम उनके बारे में या तो पढ़ते रहते थे या सुनते रहते थे, चर्चा होती रहती। अब तो स्थिति ये है कि पिक्चर रिलीज हुई, आई, चली गई, पता ही नहीं चलता है। मोबाइल पे भी आपके उपलब्ध है। तो कभी बंक मारा है आपने स्कूल कॉलेज से फिल्म देखने के लिए? फिल्म देखने के लिए बंक मारना तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि फिल्में 2 ही टाकीजें थी और फिल्म उस जमाने में फिल्में चलती बहुत दिन थी। 100 दिन तक एक ही फिल्म चलती रहती थी। तो मतलब चॉइस ही नहीं होती थी, एक बार देख के आ गए, फिल्म चॉइस ही नहीं होती थी। तो इसलिए मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब कभी स्पेशली पिक्चर देखने के लिए बंक मारा। हाँ, ये जरूर है कि दतिया के पास में झांसी है जी, तो झांसी में बहुत टाकीजें थी और वहाँ नई नई पिक्चरें भी लगती थी। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि हम घर से तो निकले थे स्कूल जाने के लिए, लेकिन हम पहुँच गए थे झांसी पिक्चर देखने के लिए। नटराज टॉकीज भी है वहाँ पर, नटराज काफी डिलाइट, पुरानी, काफी पुरानी। हाँ, इलाइट टाकीज है, इलाइट चौराहा है, वहाँ 5 टाकीज हैं। कैसे छात्र रहे हैं आप स्कूल में या कॉलेज की अगर बात करें? कभी राजनीति में जाने का मन हुआ? क्योंकि छात्र जीवन में ऐसा कई बार होता है कि छात्र राजनीति से आदमी शुरुआत कर देता है, कि पहले ही ये गोल तय था कि नहीं भैया हमें तो शासकीय सेवा में जाना है। और मैं अपने समय का 11th में भी और बीएससी में भी टॉपर रहा हूँ दतिया से। मैं काफ़ी ब्राइट माना जाता था और पढ़ाकू नहीं था, लेकिन मैं हमेशा से खेलने का बहुत शौकीन रहा हूँ। आज भी मैं खेलता हूँ और मतलब ये कह सकते हैं मतलब हर क्षेत्र में था। आपने राजनीति की बात की तो छात्र राजनीति में ही मैं काफ़ी सक्रिय रहा। उस ज़माने में NSUI से बहुत जुड़ा था। फिर बाद में क्या कहते हैं ये RSS की गतिविधियों में भी काफ़ी जुड़ा रहा। मतलब मेरी ऐसी कोई विचारधारा नहीं थी कि मैं इस विचारधारा का या उस विचारधारा, मतलब जो भी एक्टिविटी मिली उसमें भाग लेते थे। आपके साथ वाले कई लोग राजनेता भी होंगे, कई सरकारी सेवाओं में भी होंगे। मेरे साथ के लोगों में नौकरियों में तो ज़्यादा है, राजनीति में ऐसा कोई हमारे समय का ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। और किस तरीके का शौक रखते हैं आप? और किस, मतलब अभी भी आज के ज़माने में अभी भी इस उम्र में भी जैसा मैंने आपको बताया, अभी भी मैं खेलता हूँ। खेलने का बहुत शौक़ है मुझे, टीवी देखने का बहुत शौक़ है, पढ़ने का भी शौक़ है। और कुछ आपको गाने वाने का शौक? नहीं, भी गुनगुनाते हो? बिल्कुल इस नहीं, तरीके बिल्कुल नहीं, ये चीज़ नहीं है। पुलिस की नौकरी एक ऐसी है जो 24 घंटे पुलिसिंग के लिए आदमी को तैयार रहना पड़ता है। ऐसे में परिवार वालों के लिए कैसे समय देते हैं? क्या कभी अनबन होती है परिवार में, या श्रीमती जी जो हैं वो कितना सहयोग करती हैं आपका इन मामलों में? मेरी जो बेटर हाफ है, मतलब मेरी श्रीमती जी, वो मेरा बहुत सहयोग करती है। बल्कि उल्टा वो इस बात का उनको, अगर मैं कभी ऑफिस कम जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ तो उनको बड़ा वो रहता है कि नहीं, जा कर के पुलिस की नौकरी है। और अगर मैं कोई फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो मुझसे ज़्यादा दिक्कत उनको होती है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, पता नहीं किसका, कौन होगा, क्या परेशानी होगी। तुम्हारी नौकरी ऐसी है कि
तुम्हारे पास तो जब भी कोई फ़ोन करेगा तो वही करेगा जो मुसीबत में होगा। उम्मीद लेके ही। हाँ, उम्मीद के साथ ही करेगा, इसलिए तुम रिटर्न कॉल लगाओ और बात करो, तो वो तो बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक नौकरी की वो है, परिवार को समय देने वाली बात, तो मेरी नौकरी तो ऐसी है कि वो हमें परिवार को समय देने ही नहीं देती। हम लोग कभी प्लान ही नहीं बना पाते। जब भी प्लान बनाते हैं छुट्टियों का या कहीं जाने का, हमेशा कुछ न कुछ उसमें अवरोध आ ही जाता है, बाधा आई जाती है। तो अब तो हम लोग बिना प्लान के घूमने जाते हैं, प्लान बनाते ही नहीं है। जब भी कहीं जाना होता तो अचानक से चल देते हैं। तो परिवार को समय देना तो हमेशा बहुत सामंजस्य बन के रहता है, हाँ, वो तो बनाना क्योंकि ही होम मिनिस्ट्री तो वहीं से चलती है। बनाना तो पड़ता ही है, बनाते ही है। आप होंगे थानेदार, होंगे डीआईजी, क्या करना, लेकिन घर में तो जो होम मिनिस्टर हैं उन्हीं की चलती है सारी। नहीं तो चलती क्या, वो तो चलती क्या, उनके हिसाब से ही करना पड़ता है। तो कभी कई बार ऐसा भी होता है कि गलती सिर्फ अपनी ही होती है या सामने? नहीं, हमेशा हमारी होती है। हमेशा अपनी गलती होती है, हमेशा हमारी, मानना पड़ता है। नहीं हमेशा ही होती है। हाँ, कभी कभी हम उनसे ये भी कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम सही बोल रही हो तो तब भी तुम कहोगे नहीं ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। नहीं, क्या प्रेम विवाह है आपका या अरेंज? प्रेम विवाह तो नहीं है मेरा, है तो अरेंज मैरिज, लेकिन सामंजस्य बहुत तगड़ा हाँ, वाला है। हाँ, बहुत बढ़िया होना भी चाहिए जीवन में, बहुत ये अच्छा बेहतर। अब एक गंभीर सवाल है, बेहतर पुलिसिंग के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स के लिए सुप्रीम कोर्ट तक बात जा चुकी है, नेता भी भाषण देते हैं। क्या लगता है आपको, किस तरीके के सुधार की जरूरत है और बेहतर पुलिसिंग के लिए? देखिए, पुलिसिंग तो अपनी तरफ से हर पुलिस अधिकारी चाहता ही है कि वो अच्छा काम करे और जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए उसके हिसाब से जो उसका अंडरस्टैंडिंग होती है उसी हिसाब से वो कोशिश भी करता है। लेकिन समाज की अपेक्षाएं जो हम लोगों से रहती हैं वो हमेशा ही इतनी ज़्यादा रहती हैं कि हम चाह करके भी उन अपेक्षाओं को पूरा कर नहीं पाते। इस वजह से एक असंतुष्टि वाला भाव तो हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ क्या है कि हमारा जो काम है वो काफ़ी इस तरीके का है कि हमसे हमेशा एक पक्ष नाराज रहता है। अगर हम रिपोर्ट ले लेते हैं तो जिसके खिलाफ रिपोर्ट होती है वो नाराज़ हो जाता है, उसको लगता है कि पुलिस ने रिपोर्ट कैसे ले ली, पहले मुझे सुनना चाहिए था। और अगर हम पहले सुनने जाते हैं तो ये पक्ष नाराज़ होता है कि पहले आप रिपोर्ट तो लीजिए, उसके बाद जांच करिए। तो हमारे लिए हमेशा ही ये एक तराजू के पलड़े पे कभी इधर कभी इधर कभी इधर तलवार की नोक पे चलने जैसा काम रहता है। तो अपेक्षाएं तो पूरी कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर ट्रैफिक की हम बात करें, अगर हम ट्रैफिक पे चालानी कार्रवाई करते हैं तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है, और नहीं करते तो बहुत दिक्कत होती है कि पुलिस कहाँ है, पुलिस दिख नहीं रही है, पुलिस कोई काम ही नहीं करती, पुलिस कोई कार्य, देखिए ये रॉन्ग साइड जा रहा है, देखिए ये वन वे का तोड़ रहा है। और जब जिस आदमी को पकड़ते हैं वो कहता है कि मेरे ऊपर ही क्यों कार्रवाई कर रहे हो, ये इतने सारे लोग उनके ऊपर कार्रवाई कर। तो पुलिस का तो ये एक नकारात्मक काम ही कुछ ऐसा है कि वो हम चाह के भी कितनी भी हम कोशिश कर ले, हम पॉपुलिस्ट बन ही नहीं सकते, हमारी छवि सकारात्मक कभी हो ही नहीं सकती। हमेशा ही हमारे किसी भी एक्शन से हम कितने ही बड़े से बड़े गुंडे को या गैंगस्टर को या डाकू को पकड़ते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि पुलिस ने गलत किया, पुलिस ने ठीक नहीं किया। तो हमेशा ही हमें हमारे हर काम को दोनों ही चीज़ें मिलती हैं, प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी हमें उसी समय उतनी ही मिल जाती है। तो हम लोग तो अपना काम करते चले जा रहे हैं, करते चले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस जो आए हैं उनका हम अक्षरशः पालन करते ही हैं। कोशिश की जा रही है, अब जैसा आप देख ही रहे हो, जन सुनवाई भी है और सीएम समाधान ऑनलाइन भी है। उन सब की वजह से पब्लिक को बहुत अच्छे अच्छे मंच मिल गए हैं अपनी बात रखने का, हम तक अपनी बात पहुंचाने का। तो धीरे धीरे माहौल तो अच्छा हो रहा है। ये तो पुलिस की कार्यशैली की बात हुई। पुलिस के लिए अभी किस चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो वीक ऑफ की बात हो, हाँ। चाहे अभी 2-3 दिन पहले ही मैं इस पर सोच ही रहा था जी, तो मुझे लग रहा था कि ये वीकली ऑफ और ये सब बातें तो कई सालों से चल रही हैं। मैरिज एनिवर्सरी पे छुट्टी देना, बर्थडे पे छुट्टी देना, परिवार में अगर किसी का बर्थडे तो छुट्टी देना, ये चीज़ें तो बहुत सालों से चल रही हैं। लेकिन एक बेसिक जो चीज़ है वो जिस वजह से हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वो ये है कि बल की संख्या बहुत कम है, उसमें भी रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। एक तो पहले ही पोस्ट सैंक्शन पोस्ट बहुत कम है, और सैंक्शन पोस्ट है तो फिर वैकेंसी बहुत है। इस वजह से हर आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है।
और अभी समय के साथ साथ वीवीआईपी ड्यूटी और सुरक्षा ड्यूटी हमारी बहुत बढ़ती जा रही है। लाइन आर्डर, जैसे लाइन आर्डर ड्यूटी कहा जाता है, जैसे भोपाल में, इंदौर में सबसे ज़्यादा काम तो हमारा मतलब दिन जो हमारा समय है, ज़्यादातर समय तो हमारा इसी में चला जाता है। जैसे भोपाल में मैं 3 साल यहाँ एसपी नॉर्थ और डीसीपी रहा, सुबह से लेकर के शाम को 4 बजे तक तो हम कोई काम ही नहीं करते थे, हम सिर्फ लाइन आर्डर देखते थे। कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं ना कहीं जुलूस, कहीं ना कहीं कुछ चक्का जाम, कुछ ना कुछ होता ही होता था। तो 4 बजे के बाद हम अपना काम करना शुरू होते, तो इस चीज़ का प्रभाव काम पे पड़ता है, और जब काम पे प्रभाव पड़ता है तो काम लंबित होते हैं, पेंडेंसी बढ़ती है, तो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है तो फिर आदमी के व्यवहार में झलकता है। अगर हम पहले से स्ट्रेस जो है और बहुत सारा काम हमारे पास है, इतने में अगर कोई और काम लेके आ गया तो लगता है कि कौन दुश्मन आ गया। व्यक्तिगत जीवन पे भी इसका असर कहीं ना कहीं पड़ता ही है। बिल्कुल, व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, सामाजिक, हमारे स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे पुलिस वाले रिटायर होने के बाद ज़्यादा नहीं जी पाते हैं। कल ही हमारे एक सीनियर अधिकारी श्री अशोक दुआरे साहब, जो सिर्फ 3 साल पहले ही रिटायर हुए थे, उनका देहांत हो गया। तो मतलब मैं देखता ही हूँ कि पुलिस अधिकारी अंदर ही अंदर इतना वो लिए रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं कि हम कब बीमार हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। आप साइबर सेल में भी 3 साल लगभग रहे हैं, और जिस तरीके से देखिए साइबर क्राइम बढ़ रहा है, डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ठगी हो रही है, इसको सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? साइबर क्राइम के मामले में जो मैंने उस समय समझा था, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है, साइबर क्राइम को कभी भी इन्फोर्समेंट एजेंसियां कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। ये तो जनता की तरफ से ही होगा, जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा और जनता को इस चीज़ को समझना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही शिकार होते रहेंगे। क्योंकि हमारे पास मैटर आने तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक आदमी पैसा भी दे चुका होता है, उसका पैसा तुरंत फुरत भी हो चुका होता है, इधर उधर भी चला गया होता है। तो पुलिस तक जब तक बात आती है, इन्फोर्समेंट एजेंसियों पे बात आती है, तब तक तो बहुत कुछ घटित हो चुका होता है जी। तो साइबर क्राइम में तो मुझे लगता है कि सिर्फ जागरूकता, शिक्षा, एजुकेट करना लोगों को, उनको जागरूक करना और लोगों को समझना कि क्या है और क्या नहीं है, वही एकमात्र इसका उपाय है। बाकी पकड़ने से तो ज़्यादा होता नहीं है। जब मैं यहाँ साइबर सेल में था तब हमने बहुत सारे मामले ट्रेस किए, दिल्ली से, झारखंड में जहाँ का आप बहुत नाम सुनते ही आप लोग, जमतारा, उस समय हमने जमतारा भी कई बार पार्टी भेज करके, हालांकि वहाँ की लोकल पुलिस हमारी उतनी मदद भी नहीं करती थी, वो लोग डराते भी थे हमारी पुलिस को कि वो नक्सलाइट एरिया है, वहाँ जाओगे तो महिलाएं कपड़े फाड़ देंगी और आपको फंसा देंगी और ये होगा वो होगा। तो आप, लेकिन फिर भी हमने कई बार पार्टी भेजी है, वहाँ से पकड़े भी लोगों को, तेलंगाना से भी पकड़ा, नाइजीरिया के भी लोगों को पकड़ा। दिक्कत यही है कि इसमें साइबर क्राइम को करने के लिए आदमी को अपने घर से, अपने कमरे से, कंप्यूटर और टेलीफोन के माध्यम से उसको क्राइम करना होता है। तो वो अपने कंफर्ट जोन में रहता है, उसको कोई डर नहीं होता कि उसको कोई पकड़ लेगा या उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो वो अपने कंफर्ट जोन में होता है, तो वो सिर्फ ट्राई करता है। जिनको हम पकड़ते थे उनसे हम जब पूछताछ थे तो वो ये कहते थे कि हम तो दिन में 3-3, 4-400 फ़ोन लगाते हैं, एक भी अगर हमें फंस गया हमारा काम हो जाता है, हफ्ते में एक फंस गया तो भी हमारा काम हो जाता है। तो मतलब, और इसमें क्या है कि इतना ज़्यादा ये अट्रैक्टिव और चार्मिंग है और इतना ज़्यादा पैसा है इसमें कि अब तो मतलब हमने सुना है कि टीकमगढ़ में भी गैंग बन गए, छतरपुर में ही बन गए, श्योपुर में ही बन गए हैं, तमाम जगह मतलब ये अब चल पड़ा है। तो इसको तो जागरूकता और एजुकेशन ही एकमात्र इसका वो है, इससे बचने का। बहुत सारे युवा पीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन आज का युवा बहुत शॉर्टकट तरीके ढूंढता है, और तकनीकी का युग है, लोग किताबों से ज़्यादा मोह नहीं होता है, लेकिन उनका एक गोल होता है और गोल तक पहुंचने के लिए वो अपने अपने तरीके से प्रयास करता है। तो जो युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका कोई सूत्र वाक्य कि किस तरीके से तैयारी करें, कैसे आपको इसमें सफलता मिलेगी, या निराशा नहीं होनी चाहिए आदमी के मन में, हमेशा आगे बढ़ना है? देखिए, जहाँ तक पीएससी और यूपीएससी की बात है तो इसमें शॉर्टकट से तो कभी सफलता मिलती नहीं। ये तो इतनी वास्ट इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि आप शॉर्टकट अपना के सिलेक्टिवली पढ़ करके तो कभी आप सफल हो ही नहीं सकते। ये तो मेरा बिल्कुल 100% ऐसा मानना है।
मैं हमेशा से एक ही चीज़ सोचता हूँ कि यदि आपका कोई सपना है तो सपना ऐसा होना चाहिए कि उस सपने को पूरा करने के लिए आपको नींद ही ना आए। निधि नायक। अगर नींद आ रही है आपको और आप थक जाते हो या आपका मन नहीं लगता है तो मतलब आप गलत क्षेत्र में ट्राई कर रहे हो। मेरा तो हमेशा से मन, अगर आपका वास्तव में सपना है और लक्ष्य है और आप उसको पाना चाहते हो तो आपको थकान महसूस होगी ही नहीं, बल्कि आपको लगेगा कि टाइम कम पड़ता है, इतना ज़्यादा करने को है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं। आपका किसी और चीज़ में मन लगना ही नहीं चाहिए। अगर आपका किसी और चीज़ में मन लग रहा है तो आप यकीन मानिए कि आप गलत जगह ट्राई ट्रैक कर पे रहे जा हो। और रहे हैं आप, वो आपका टेस्ट ही नहीं है। मतलब जैसे मतलब किसी भी करियर का होता है, यदि आपको एक्टिंग पसंद है तो फिर आप एक्टिंग से नहीं थक सकते। अगर आपको जर्नलिज्म पसंद है तो अगर आप उसको ही अपना लक्ष्य बनाना चाहते हो तो फिर आप उससे थक नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि क्या बेकार काम है। तो इसी टाइप से है, अगर आप तैयारी करने के लिए वास्तव में आपके अंदर से है तो आपको अपने आप ही समझ में भी आएगा और फिर आपको ज़्यादा गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो फिर अपने आप ही सब चीज़ें ओपन हो जाती हैं। ये गाइडेंस और शॉर्टकट और ये तो उनके लिए होते हैं जिनके ऊपर तैयारी थोपी जाती है, जिनको परिवार से या कहा जाता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो बिल्कुल सही कहा सर आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तार न्यूज़ को समय दिया अपना। और तो ये थे हमारे साथ आईपीएस और पुलिस अधिकारी हैं विजय खत्री साहब, जो कि कह रहे हैं कि अगर आपने गोल बना लिया है, सपने देख लिए, आपने तय कर लिया है कि आपको ये काम करना है, तो उस काम से आपको कभी थकान नहीं हो सकती। और अच्छी पुलिसिंग कर रहे हैं, दस्यु उन्मूलन के लिए भी काम किया, साइबर क्राइम के लिए भी काम किया, और हाल ही में डीआईजी बने हैं, उसके लिए भी विस्तार न्यूज़ की तरफ से सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ होंगे रूबरू। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।